स्वागत है आप सभी का एक बारी मेरे फिर से बहुत बड़े दिल में। उम्मीद करता हूं आपकी खुशहाली की, और ये भी उम्मीद करता हूं कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। तो बात आती है कि अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में, जो कि आपके कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का आखिरी लेक्चर हो सकता है, और इसके बाद हम लोगों को फिर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट हम लोगों ने डिस्कस करी है वो आप सभी को अच्छे से समझ आई होगी, और आपने एंजॉय भी किया होगा जनाब वो सभी चीजों का। तो एक बारी आप सभी मुझको यस कर दीजिए बस, कि जितना भी आप लोगों को मैंने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाया है वो अच्छे से आपको क्लियर है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, फिर हम उसकी भी बात करेंगे। हम कुछ नहीं। सभी से मेरा अनुरोध रहता है कि कृपया करके मेरी बातों का जवाब दिया करिए, क्योंकि आपके और मेरे बीच का जो संबंध है वो केवल और केवल इस चैट के माध्यम से चल रहा है। तो हमारा संबंध जो है वो टूटना नहीं चाहिए और गहरा होना चाहिए, मेरा ये मानना है। कदम कदम बढ़ाए जा, मिटाए जा अपनी राहों में। ओके। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में क्या किया था, हमारी जो लास्ट एनालिसिस थी दैट इज नोन टू बी एज द FSND एनालिसिस। भाई आपको पता है कि हमारी सारी एनालिसिस चल रही थी। हमने मॉडर्न टेक्निक्स में क्या क्या देख लिया था। इन द मॉडर्न टेक्निक्स फॉर इन्वेंटरी कंट्रोल वी हैव बीन गॉन थ्रू फर्स्ट टेक्निक दैट इज नोन टू बी एज द इकोनॉमी ऑर्डर। दूसरा, रीऑर्डरिंग पॉइंट भी हम लोगों ने देख लिया था। रीऑर्डरिंग पॉइंट भी हम लोगों ने अच्छे से देख लिया था। तीसरा, सेलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल। तो सेलेक्टिव इन्वेंटरी कंट्रोल में क्या क्या अपन देख चुके थे लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर में। इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के बिहाफ पर एनालिसिस बनी थी वो हमारी थी ABC एनालिसिस। ये बहुत अच्छे से क्लियर करी थी। मॉर्निंग में हम लोगों ने वेद एनालिसिस के बारे में भी पढ़ा था, और FSND एनालिसिस के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया था हम लोगों ने। और इसके साथ साथ SDE एनालिसिस के बारे में भी बहुत अच्छे से क्लियर करा था। कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जल्दी से मुझे वेद की फुल फॉर्म और SDE की फुल फॉर्म बताइए क्या थी। उसके बाद जो हमारी एनालिसिस आती है दैट इज नोन टू बी एज व्हाट, XYZ एनालिसिस। तो अब हमारे पास जो एनालिसिस आएगी वो XYZ एनालिसिस है। आप सभी से अनुरोध है मेरा, कृपया करके मुझे ये बताइए कि वेद और SDE की फुल फॉर्म क्या थी। ओके, वाइटल, असेंशियल, डिजायरेबल। वेद की हमारी जो फुल फॉर्म थी दैट इज द वाइटल, असेंशियल एंड डिजायरेबल। और SDE की क्या फुल फॉर्म थी, थोड़ा जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, क्यों इतना टाइम लगा रहे हो आप लोग। ओके, स्केर्स, डिफिकल्टी और इजीली। अब आप लोगों को ये बताना है कि STE किस बेसिस पर मतलब एनालिसिस करता था। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल फॉर द एनालिसिस।
किस बेसिस पर एसडीई का मतलब क्या था, किस बेसिस पर ये रखा गया था नाम इसका, एसडीई एनालिसिस, जल्दी बताएंगे। हाई टू कंट्रोल व्हाट, क्या बोल रहे हो। एसडीई एनालिसिस किस बेस पर काम करती थी, हाई टू कंट्रोल व्हाट, कुछ भी बोल गए। अरे अवेलेबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पर जो बिल्कुल ही अवेलेबल हो ही नहीं सकती उसको स्केर्स कहते थे, जो डिफिकल्टी लेवल है ऑफ अवेलेबिलिटी वो डिफिकल्ट था, और जो इजीली अवेलेबल हो सकती है जिसका प्रोडक्शन काफी अच्छा है, जो मार्केट में काफी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको इजी कहते थे। क्या कर रहे हो यार, समझ आ रहा है। चलो अगला एनालिसिस हमारे पास आता है, दैट इज नोन टू बी एज XYZ एनालिसिस। नाउ व्हाट इज XYZ एनालिसिस, दिस एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द वेरिएशन। ये एनालिसिस किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ वेरिएशन। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पास एक पार्ले जी बिस्किट है, अब यार पार्ले जी बिस्किट इंडिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ग्लूकोज जी बिस्किट है, तो जी माने जीनियस, अब वो बहुत सालों से ऐसा ही है, तो आप देखोगे कि वो कांस्टेंट रेट के साथ बिक्री दर बिक्री आपको देता जा रहा है, यानी वही प्रॉफिट, वही अवेलेबिलिटी, वही रेट ऑफ सेल, सब कुछ वही है, डिमांड एंड सप्लाई कांस्टेंट है। तो आपने कहा कि उसका वेरिएशन रेट बिल्कुल नहीं है, नहीं। फिर अगर मैं बात करता हूँ, सनफीस्ट का बिस्किट आता था ग्लूकोन डी का, पार्ले जी की कंपटीशन में निकाला था सनफीस्ट ने, शुरू में थोड़ी बहुत सेल गई, टेस्ट में अच्छा था, लेकिन वो हार कर कंपनी ने बंद कर दिया। तो उसके रेट में बंद होने से पहले कितना ज्यादा वेरिएशन आया होगा ना, ऑब्वियसली आया होगा। तो ये जो वेरिएशन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वेरिएशन तीन तरह की क्लासिफिकेशन दी गई है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो तीन तरह की क्लासिफिकेशन क्या है ना, दैट इज नोन टू बी एज एक्स वो है जो बहुत कम वेरिएशन देता है, एक्स क्या है, वेरी लिटिल वेरिएशन। अब एक बात बताऊं, अगर मैं ये कह सकता हूं कि इसमें वेरिएशन बहुत कम है, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि बेस्ड ऑन द प्रेजेंट फैक्ट एंड डाटा, बेस्ड ऑन प्रेजेंट फैक्ट एंड डाटा, आई कैन डेफिनेटली से लेडीज एंड जेंटलमैन कि इसका फ्यूचर प्रिडिक्शन इजी रहेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लिए जैसे चाहिए, तो मैं क्या कह सकता हूँ भाई, फ्यूचर डिमांड जो है वो इजीली प्रिडिक्टेबल है, बिल्कुल फैक्ट है, फ्यूचर डिमांड इज इजीली प्रिडिक्टेबल, एंड फॉर दैट पर्पस लेडीज एंड जेंटलमैन आई कैन डेफिनेटली से कि एक्स कैटेगरी वो है जिसका अभी का सिनेरियो बहुत सालों से कांस्टेंट चलता आ रहा है। वाई जो है वो मीडियम वेरिएशन शो करता है, या मैं ऐसा लिख सकता हूं लिटिल वेरिएशन शो करता है, और उसी लिटिल वेरिएशन के कारण जो फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्शन है वो कुछ हद तक करी जा सकती है। फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्शन कैन बी डन एट सम एक्सटेंट, कुछ हद तक फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्शन करी जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर यू गेटिंग माई वर्ड। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास बात आती है कि ये जो चेंज इन द वेरिएशन है ये किस कारण से आता है। तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि डिमांड की जो फ्लक्चुएशंस है, जो वेरिएशन है वो किस कारण से आती है, डिमांड फ्लक्चुएशंस, ब्रैकेट में हम लोगों को लिखना चाहिए वेरिएशन,
कैन बी ड्यू टू व्हाट? आप मेरे को बताइए किस किस कारण से आ सकती है, किस किस कारण से आपके अकॉर्डिंग ये वेरिएशन आ सकती है। भाई मैंने कहा यार इकोनॉमिक कंडीशंस के बिहाफ पर भी हो सकता है। भाई लोगों के पास पैसा नहीं है और प्रोडक्ट का रेट महंगा है तो बिकेगा थोड़ी, एक्चुअल है। कॉम्पिटिटर ने सस्ता निकाल दिया, तुम लोगों को सस्ता निकालना पड़ेगा, नहीं तो बिकेगा नहीं। तो कॉम्पिटिटर के एक्शन के कारण भी ये वेरिएशन आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तीसरा मैं ये लिख सकता हूं कि आपका इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पे डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। जैसे कई प्रोडक्ट होते हैं सीजनल वेरिएशन देते हैं, भाई सर्दियों में जरूरत है गर्मियों में नहीं है, गर्मियों में जरूरत है सर्दी में नहीं है। रेनकोट है, अब सर्दी में कौन खरीदेगा रेनकोट, या गर्मी में कौन खरीदेगा। बट सम ऑफ द कंपनीज आर देयर जो सिर्फ रेनकोट का काम कर रही है, वो बारिश के टाइम पे इतना कमाते हैं कि पूरा साल का खर्चा निकलता है। तो सीजनल वेरिएशन के कारण हो सकता है। तो आई कैन डिफाइन इट एज द प्रोडक्ट सीजनल वेरिएशन, प्रोडक्ट सीजनल वेरिएशन। इन कारण से आपके उस प्रोडक्ट के डिमांड में वेरिएशन आ सकता है। तीसरा फैक्टर मेरे पास आता है जो बहुत ज्यादा वेरिएशन देता है, वेरी हाई वेरिएशन, जिसकी डिमांड में आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगा, उसको आप लोग क्या कहते हो, दैट इज नोन टू बी एज द जेड कैटेगरी। कोई दिक्कत तो नहीं। अब वेरिएशन बहुत ज्यादा है तो नो फ्यूचर प्रिडिक्शन कैन बी देयर, नो फ्यूचर डिमांड कैन बी प्रिडिक्टेड। आप इस बात को समझ रहे हैं ना जनाब, काफी काम की बात है ये। फ्यूचर डिमांड प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप यहां पर किसी भी हालत में, क्लियर है। चलो अब क्या है ना, आपको पता है कि आप लोगों ने ए क्लास के बारे में भी पढ़ा था, बी क्लास के बारे में भी पढ़ा था, सी क्लास के बारे में भी पढ़ा था। बेस्ड ऑन देयर डिमांड एज वेल एज द अमाउंट हम लोगों ने तीन तरह की क्लासिफाई करी थी क्लासेस। अब जल्दी से बताओ ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। हाँ लिख सकते हैं, वी कैन से दैट ना, पॉपुलेशन के बिहाफ पर भी वेरिएशन आएगा बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। जल्दी से आंसर करेंगे प्लीज। ये जो हम लोगों ने एबीसी कैटेगरी पढ़ी थी, आपके अकॉर्डिंग ये किस बेसिस पर क्लासिफाइड थी, आपको ये बताना है। एबीसी एनालिसिस पढ़ी थी, उस एबीसी एनालिसिस में ए, बी और सी किस बेसिस पर क्लासिफाइड था, ये आपको बताना है। बिल्कुल नहीं पढ़ रहे क्या? क्या कर रहे हो यार, अच्छा भी नहीं लगता ना ऐसे। तो फिर आपको मैंने ये चीज बताई थी, एक्चुअल में क्या था कि कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बेशक 10% है लेकिन 75% इकोनॉमी में हिस्सेदार होते हैं। एग्जाम्पल दिया था रॉयल्स रॉयस गाड़ी का, है ही कितनी, लेकिन रॉयल्स रॉयस गाड़ी की वैल्यू देखिए कितनी हाई है। तो 80% ऑफ द वेल्थ नेशन जो है, नेशंस वेल्थ, वो 20% पॉपुलेशन के द्वारा पूरी करी जाती है। इस बिहाफ पर एबीसी एनालिसिस होती थी। क्लियर है ना, पक्का? कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर द एबीसी एनालिसिस? व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर द एबीसी? एबीसी की फुल फॉर्म क्या थी? गुस्सा आ रहा है यार मेरे को तो, तुम लोग तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे। ऑलवेज बेटर कंट्रोल, फैक्चुअल बात है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। तो मैंने कहा एबीसी कैटेगरी आप लोगों ने पढ़ी है, और ये एबीसी था कि जिसमें 10% तो आपका अमाउंट होगा यानी क्वांटिटी होगी, और आप देखेंगे कि 75% उसकी वैल्यू है। मतलब उस 10% अमाउंट में 75% इकोनॉमी हिस्सेदार हो रही है। फिर यहाँ 15% ही आपका अमाउंट होता था और 15% ही उसकी वैल्यू रखी जाती थी, एवरेज एवरेज। जहां सी कैटेगरी आता था वहां आपका 10% तो वैल्यू हो जाता था और 75% आप लोगों की अमाउंट चले जाता था, यानी क्वांटिटी होती थी वेगनार गाड़ी, ये रहता था। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा था रॉयल्स रॉयस, स्पेलिंग यही है ना, हमें तो स्पेलिंग भी नहीं आती, गाड़ी तो दूर की बात है।
यहाँ पर मैंने कह लिया, मान लो ओरा, क्रेटा, ये तमाम जो थोड़ी बहुत लग्जरी कैटेगरी में आती है वो सब है। और यहाँ पर मैंने कह दिया वैगनार। अब आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्लासेस के साथ वेरिएशन का मैच हो सकता है। हाँ यार, क्लासेस के साथ वेरिएशन का मैच हो सकता है ना, तो बेस्ड ऑन द क्लासेस एंड द वेरिएशन हमारे पास अलग अलग चीजें आई हैं। मैंने कहा एबीसी क्लास है, उस एबीसी क्लास के अंतर्गत ही यू विल ऑब्जर्व 3 कैटेगरी टूटी, ए एक्स, ए वाई, ए जी। ये 3 कैटेगरी सिर्फ एबीसी क्लास के तहत आई है। ए का मतलब क्या हुआ? ए का मतलब हुआ आप लोगों का आशिक भाई, आप ड्राइव कर रहे हैं आज? एक बच्चे ने हमको कुछ भेजा था, जेकेएसएसबी को लेकर ट्रक के पीछे किसी ने कुछ लिख रखा था, एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन अच्छा था। खैर, ए एक्स, व्हाट इज ए एक्स? आप मेरी बात को समझो, ए का मतलब वो जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा, एक्स का मतलब वो जिसमें आपके वेरिएशन बहुत कम है। आप समझना, क्या मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि इसकी डिमांड जो है वो इवन रहेगी? कॉमन सेंस की बात है, आप समझना मैं बना कैसे रहा हूं। डिमांड इसकी इवन रहेगी और जो इसकी वैल्यू रहेगी वो कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। मैंने कहा इसकी कंजम्पशन वैल्यू भी हाई रहेगी। डिमांड इसकी ज्यादा है, कंजम्पशन वैल्यू भी इसकी हाई है, वो होगी आपकी ए एक्स कैटेगरी में। अगर मैं ए वाई रखना चाहूं तो मैं ये बात लिख सकता हूं यार कि ए वाई कैटेगरी क्या होगा आप लोगों का, कि जिसकी डिमांड तो मतलब ठीक ठाक जाएगी। आप बात को समझना, मैं लिख सकता हूं कि जिसकी कंजम्पशन वैल्यू जो है वो तो हाई है क्योंकि कैटेगरी उसकी ए है। कंजम्पशन वैल्यू जो है वो उसकी हाई है क्योंकि कैटेगरी ए है। दूसरी बात मैंने यहां पर कहा कि भाई उसकी डिमांड जो है वो बहुत मतलब मीडियम लेवल की रहने वाली है, तो मैंने कहा इसकी वेरिएबल डिमांड रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा मैंने आप लोगों को कहा ए जेड। अब ए जेड में तो आपको पता है कि यार वैल्यू तो बहुत हाई रहेगी। ए कैटेगरी का मतलब क्या है? कंजम्पशन वैल्यू हाई है, कंजम्पशन वैल्यू उसकी हाई है, ए कैटेगरी का मतलब यही होता है। जेड कैटेगरी का मतलब क्या है? फॉरकास्टिंग इम्पॉसिबल है ना, फ्यूचर फॉरकास्टिंग तो है ही नहीं, फॉरकास्टिंग इम्पॉसिबल है। अब आप ये चीज समझ पा रहे हैं जनाब कि एक्चुअल में आपको किस तरीके से इनके ग्रुप्स बनाने हैं और आप किस तरीके से इन ग्रुप्स को क्लासिफाई या डिफाइन कर पाएंगे? ये चीजें क्लियर होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है भाई? चलो, अभी मेरे पास बात आती है यहां पर, जब मैं बी कैटेगरी की बात करता हूं तो क्या है? मीडियम कंजम्पशन वैल्यू तो रहेगी रहेगी सब में। मीडियम कंजम्पशन वैल्यू देता है बी, इसकी भी 3 कैटेगरी आएंगी, बी एक्स, बी वाई, बी जी। अब मीडियम कंजम्पशन वैल्यू को लिख रहा हूं एमसीवी, ठीक है? एमसीवी, एमसीवी, एमसीवी। मैंने कहा यार ये तो क्लियर है। अब यहां पर देखिए डिमांड कैसी रहेगी? इवन। क्यों? फ्यूचर फॉरकास्टिंग पॉसिबल है, फ्यूचर फॉरकास्टिंग प्रिडिक्टेबल, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, विद हाई एक्यूरेसी रेट। इसमें फ्यूचर फॉरकास्टिंग, इसमें फ्यूचर फॉरकास्टिंग लेस एक्यूरेट रहेगी क्योंकि थोड़ी बहुत वेरिएशन आने के चांस बनते हैं, यही मतलब है। इसमें वही पॉइंट रखेंगे, इवन डिमांड सारी की सारी। फ्यूचर फॉरकास्टिंग, फ्यूचर फॉरकास्टिंग हाई रेट के साथ रहेगी। ये चीजें समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? इसमें फ्यूचर फॉरकास्टिंग वाला पॉइंट रख देंगे, फ्यूचर फॉरकास्ट लेस एक्यूरेट होगा। और एमसीवी के अंदर क्या होगा आप लोगों का? फॉरकास्टिंग इम्पॉसिबल हो जाएगी। अभी जल्दी से मेरे को यस करो, क्या लास्ट वाले के लिए लिख सकते हैं हम ये सारे पॉइंट? क्या लास्ट वाले के लिए हम ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं जल्दी से? तीसरे वाले के लिए कंजम्पशन वैल्यू क्या होगी? कम हो गई बहुत ज्यादा, लो कंजम्पशन वैल्यू देखने को मिलेगी आपको, जिसको हम लोग कहते हैं एलसीवी, लो कंजम्पशन वैल्यू। अब बाकी सारे पॉइंट सेम है यार, सी एक्स, सी वाई, सी जी। तो इसमें क्या होगा? वही फ्यूचर फॉरकास्ट, एलसीवी तो सब में ही रहेगा, बाकी सारे के सारे पॉइंट सेम कॉपी मार देना।
चलो जल्दी से यस करो, आर यू गेटिंग ना। पेपर में किस तरीके से काम हो सकता है। प्यार मोहब्बत JKSSB सब धोखा है, ट्रक चलाना सीखो अभी भी मौका है। यही भेजा था मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आदिल भाई ने अपने ट्रक के पीछे ही लिखवा रखा है। इसे कहते हैं दर्दे दिल, तुम लोग नहीं जान सकते ये सब। चल एक बार यस करो ना यार, मजाक में ले रहे हो क्या मेरी बातों को। Why are you not saying yes? चलो अगला एनालिसिस मेरे पास आता है जनाब, दैट इज नोन टू बी एज द गोल्फ एनालिसिस। देखो यार गोल्फ एनालिसिस में है क्या, GOLF। पहले इसकी एब्रीविएट करते हैं, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करेंगे। G is known to be as the government controlled supply. Government controlled supply. O is known to be as the open market supply. L is known to be as the local supply. और F is known to be as the foreign market supply. अब आपको एक चीज तो समझ आई इन सबके नाम को जानकर। एक्चुअली में लेडीज एंड जेंटलमैन, इस गोल्फ एनालिसिस के अंदर सिर्फ हम लोगों को सप्लायर के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी है कि सप्लायर कैसा है। हर किसी आइटम के लिए डिफरेंट डिफरेंट सप्लाई टेक्निक्स होती हैं, ऑब्वियसली सोर्स ऑफ सप्लाई अलग अलग होते हैं, ऑब्वियसली होते हैं। तो अगर मुझे पास इंफॉर्मेशन ऑफ द सप्लायर अवेलेबल है तो मैं आइटम का ये पता कर सकता हूँ कि कितना टाइम लगेगा आने में, कितना टाइम ऑर्डर करने में लगेगा, कब मेरे को पेमेंट करनी है, कब मुझे दोबारा खरीदना है, तमाम चीजें। स्टॉक्स मेंटेन करने में बहुत आसानी होगी। तो इन दिस एनालिसिस nature of the supplier is taken into considerations. Nature of supplier is taken into considerations. आपका नेचर ऑफ सप्लायर जो है वो कंसिडरेशन में लिया जाता है। एंड आफ्टर दैट आई नीड टू टेल यू दैट कि भाई बेस्ड ऑन दिस फैक्ट, इसी फैक्ट के बिहाफ पर हम क्या कर सकते हैं। प्रिडिक्शन ऑफ लीड टाइम, रीऑर्डरिंग टाइम, परचेजिंग एंड पेमेंट डाटा या टाइम, ये सब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो गोल्फ एनालिसिस एक स्टॉक को मेंटेन करने में इस तरीके से हेल्प करती है। उसके बाद एक एनालिसिस और है, दैट इज नोन टू बी एज SOS एनालिसिस। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SOS? चलो होता क्या है, इस पर्टिकुलर एनालिसिस के अंदर हम नेचर ऑफ सप्लायर की बात करते हैं एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल की बात करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेंट्री और नेचर ऑफ द सप्लायर के बिहाफ पर हम पता करते हैं कि परचेजिंग और पेमेंट में कितना टाइम कंज्यूम हो सकता है और उसके कितने हिसाब से, उसी हिसाब से पेमेंट हमको एक्स्ट्रा खर्च करनी पड़ सकती है, जैसे होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट, ये सब। तो एनालिसिस ऑफ परचेजिंग एंड पेमेंट, एनालिसिस ऑफ परचेजिंग एंड पेमेंट इज डन। causes indirect analysis of cost analysis, indirect analysis of cost involved। कौन सी कॉस्ट? होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरिंग कॉस्ट, ये सब, ऑर्डरिंग कॉस्ट, होल्डिंग, स्टोरिंग एटसेट्रा। क्लियर है? चलिए अभी मॉडर्न टेक्निक्स आपकी सारी खत्म हो गई। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नीड टू गो विद फॉरेन टेक्निक्स। फॉरेन कह रहा हूं, ट्रेडिशनल टेक्निक्स।
What do you mean by the traditional techniques? Based on experience, laborious, I can say based on experience, developed. I can definitely say laborious techniques थी, time consuming technique थी सारी की सारी. हाँ, और कन्वेंशनल थी. आजकल इन टेक्निक्स को हम लोग यूज नहीं करते, तो स्मॉल बिजनेसेस के लिए यूज थी. स्मॉल बिजनेस टेक्निक्स थी सारी की सारी. छोटे बिजनेस के लिए पहले यूज करा करते थे, आजकल ये सब नहीं देखा जाता. तो इन टेक्निक्स की मैं बात करता हूं तो सबसे पहली टेक्निक मेरे पास आती है इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो. व्हाट डू यू मीन बाय द इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो? आप अपने आप ही थोड़ा सा मुझे सजेस्ट करने की कोशिश करिए. अच्छा, लिखने का टाइम दो, 2 मिनट देता हूं. हाँ भाई, आराम से लिख लो. कहाँ लिखना है ईमान? ईमान, कौन से पेज पर लिखना है? एसओएस एनालिसिस, ये लो. बस दानिश, पेज 5 से कंटिन्यू लिखोगे? मेरा कर्मा तू, मेरा कर्मा तू. लिखो भाई, गोल्फ एनालिसिस को लिखो जल्दी से. जब हो जाए तो बताना.
हाँ भाई, तो एसओएस एनालिसिस भी कर लिया। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ट्रेडिशनल टेक्निक्स कहाँ यूज करते हैं हम? वी जनरली यूज द ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑन स्मॉल बिजनेसेस। सबसे पहला आता है इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इन्वेंट्री कंट्रोल रेशियो? इन्वेंट्री कंट्रोल का तो एक ही मतलब समझ में आता है कि कितनी अवेलेबल है कितनी नहीं है, कॉमन सेंस। यानी आपको इनडायरेक्टली इसके अंदर अपने स्टॉक्स के सेल के बारे में पता करना है, कितना सेल जा रहा है, और अगर मैं देसी भाषा में लिखूं तो टर्नओवर कितना जा रहा है। हाउ कैन आई फाइंड द स्टॉक टर्नओवर? यार कॉमन है, कितना कॉस्ट ऑफ द स्टॉक्स सोल्ड, कितना स्टॉक्स आपने सोल्ड कर लिया और कितना स्टॉक आपके पास था, उससे आप पता कर सकते हो कि कितने की सेल हुई है ओवरऑल, है ना। तो इन्वेंट्री उसी हिसाब से कंट्रोल करी जाएगी। तो इस इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक के अंदर हम लोग सिर्फ अपनी सेल का पता करते हैं और उसी सेल के मुताबिक हम ये पता करते हैं बेसिकली कि किस तरह से काम होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेरे पास आता है टू बिन सिस्टम। नाउ व्हाट इज टू बिन सिस्टम? पहला, आपके पास ना इस तरीके का सिस्टम है कि दो गोडाउन है, ऐसा समझेंगे। एग्जांपल है, दिस इज गोडाउन नंबर 1 एंड दिस इज गोडाउन नंबर 2। आई एम सेइंग कि आपने दोनों गोडाउन्स के अंदर अपने सामान को भर दिया और इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री है, इसमें भी इक्वल इन्वेंट्री है, इसमें भी इक्वल इन्वेंट्री है, ठीक है। अब आपने कहा कि पहले वाली इन्वेंट्री आपकी लगभग खत्म होने लग गई। जब आपकी पहले वाली इन्वेंट्री खत्म हुई, मतलब गोडाउन 1 की इन्वेंट्री जो है वो खत्म हो गई, इसकी इन्वेंट्री जब सोल्ड होगी तो आप क्या करेंगे, एक नया ऑर्डर दे देंगे, इसके इन्वेंट्री सोल्ड होते ही रीऑर्डर कर देंगे, पक्का कर देंगे। इतने आपके इस रीऑर्डर में आपको पता है कि इट विल रिक्वायर सम लीड टाइम ऑब्वियसली, एंड ड्यूरिंग दैट लीड टाइम व्हाट विल हैपन? मैंने कहा ड्यूरिंग दैट लीड टाइम अब आपका गोडाउन 2 का सामान बिकना शुरू हो गया। इन्वेंट्री ऑफ गोडाउन 2 सोल्ड। अब गोडाउन 2 की इन्वेंट्री सेल होनी शुरू हो गई और आप देख रहे हैं कि आपका जो एक लेवल था, जो आपका एक इन्वेंट्री लेवल था, रेगुलर इन्वेंट्री लेवल, वो क्या है ना, वो यहां पर कहीं पे बीच में लाई कर रहा है। तो मैंने कहा ये जो आपका रेगुलर या रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल है, ये रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल तक जब आप लोग पहुंचे तो बेसिकली आपका सामान यहां पर आना शुरू हो गया था, ठीक है। तो लीड टाइम कंज्यूम करा, रीऑर्डर इन्वेंट्री लेवल तक आप डिक्रीज ही कर रहे थे, तो आपकी फर्स्ट इन्वेंट्री फिर से फेल हो गई, ठीक है। व्हेन रीऑर्डर लेवल ऑफ bin 2 reached, then inventory of godown 1 fulfills, जिसके कारण आई कैन से कि भाई अब तो डरने की जरूरत ही नहीं है, अब ये रीऑर्डर हो गया, अब यहाँ पे भर गई है, इतनी ये मिनिमम होगी, देन आई कैन यूज इट। फिर यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्टॉक्स मेंटेन, कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्टॉक्स मेंटेन। अब इसमें क्या है ना कि ज्यादा बड़े बिजनेस के लिए हम यूज नहीं कर सकते, मतलब इसका एक डिसएडवांटेज है, आप बात को समझना। ये प्रोसेस तो समझ आ गया ना, क्या है जबरदस्ती का प्रोसेस। तो इसमें क्या डिसएडवांटेज है ना कि कैन नॉट यूज फॉर द लार्ज बिजनेस। व्हाई? यार इतने बड़े बड़े गोडाउन खरीदने पड़ेंगे भाई, पैसा लगता है उसमें। लार्ज लैंड एंड गोडाउन्स, लार्ज लैंड एंड गोडाउन्स रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट। तो ये रहता है, थोड़ा सा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर जनाब बात आती है दैट इज नोन टू बी एस। अच्छा हाँ, एक चीज और ऑब्जेक्टिव में पूछी गई थी किसी एग्जाम में, ये जो लाइन है ना, रीऑर्डर लाइन के नीचे का जो स्टॉक है, इसको नाम दिया जाता है सेफ्टी बफर स्टॉक। क्या नाम देते हैं इसको हम? सेफ्टी बफर स्टॉक।
ठीक है, अभी बात आती है यहां से, अगला आता है पीरियोडिक ऑर्डर। चलिए आप थोड़ा सजेस्ट करिए, व्हाट डू यू मीन बाय द पीरियोडिक ऑर्डर एनालिसिस, मतलब आप इस से क्या समझते हैं, पीरियोडिक ऑर्डर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? नाम में बहुत कुछ रखा है और मैं मानता हूं कि आप आंसर कर देंगे, जल्दी करेंगे। ऑर्डर ऑन टाइम टू टाइम, ये ज्यादा अच्छा शब्द है, मैं ये बात लिख सकता हूं, और ये ऑर्डर ऑन पीरियोडिक बेसिस, मतलब टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम हम लोगों को ऑर्डर करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, ऑर्डर ऑन पीरियोडिक बेसिस, टाइम टू टाइम। अब देखो आपको एक चीज तो पता है, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा है, या शब्द अगर देना चाहूं तो मैंने लिख दिया क्रिटिकल इन्वेंटरी, उनका जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन होता है, भाई टाइम टू टाइम ऑर्डर करने के लिए इंस्पेक्शन जरूरी है ऑब्वियसली ना, तो मैंने कहा इनका जो इंस्पेक्शन होता है ऑर्डरिंग करने के लिए वो बहुत कम टाइम पे होता है, मतलब उसको हाई फ्रीक्वेंसी के साथ होता है, या मैं ऐसा लिख देता हूँ कि वो फ्रीक्वेंटली होता है, तो मैंने कहा यार वेरी लेस टाइम। लेकिन जो आपकी नॉन क्रिटिकल आइटम्स है, या मैंने कह दिया आपका नॉन मूविंग आइटम है सपोज, आप शब्दों पर गौर देना, ये शब्द इंपॉर्टेंट बन सकते हैं आप लोगों के लिए, जो आपके नॉन मूविंग आइटम है, इन नॉन मूविंग आइटम के लिए आपका जो पीरियोडिक इंस्पेक्शन है ऑर्डरिंग के लिए, जो इसका पीरियोडिक इंस्पेक्शन है भाई, उसका टाइम बहुत ज्यादा होगा, उसका टाइम बहुत ज्यादा होगा, हाई टाइम होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए भाई, छोटी छोटी। आई एम सेइंग लेडीज एंड जेंटलमैन कि अब जब उसका इंस्पेक्शन कर लिया तो उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, बेचो अपना सामान इकट्ठा करके। क्लियर है? चलिए, इसके बाद आपके पास आती है दैट इज नोन टू बी एज ब्रेक इवन एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आए हैं इसके, और समझने में भी अच्छी है। कुछ बातें आती है दिमाग के अंदर, सबसे पहले आपके पास आती है फिक्स कॉस्ट, दूसरी आपके पास आती है वेरिएबल कॉस्ट, तीसरी आपके पास आती है टोटल कॉस्ट। यू नीड टू टेल मी व्हाट यू मीन बाय द फिक्स कॉस्ट। जैसे जो बेसिक अमाउंट होता है उसका बेस पे, जो भी किसी का भी बेस पे होता है, दैट इज द फिक्स कॉस्ट, वो नहीं बदल सकता किसी भी हालत में, टाइम टू टाइम वेरी नहीं कर सकता। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है ये यूनिट्स के साथ वेरी कर सकता है, वेरी विद नंबर ऑफ यूनिट्स। आप इस बात को समझिएगा, आई एम सेइंग नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ वेरी करेगा, इसका मतलब क्या है कि भाई आई कैन डेफिनेटली से, जैसे मटेरियल्स के साथ वेरी कर सकता है, सेल्स के साथ वेरी कर सकता है, उसके बाद लेबर कॉस्ट के साथ वेरी कर सकता है, सस्ती महंगी चलता रहता है एटसेट्रा। अब अगर मैं बात करता हूं यहां से टोटल कॉस्ट की, व्हाट डू यू मीन बाय द टोटल कॉस्ट, तो मैं ये बात लिख सकता हूं कि टोटल कॉस्ट इज नथिंग जस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट के साथ वेरी करती है, आप मेरी बात को समझना, इट वेरीज विद यूनिट, जितना यूनिट होगा उस हिसाब से वेरी करेगा। आई एम सेइंग दैट n इज इक्वल टू, मान लो नंबर ऑफ यूनिट्स है, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट है क्या आप लिख सकते हो फिक्स कॉस्ट प्लस n इंटू वेरिएबल कॉस्ट। ये याद होना चाहिए भाई आपको, ठीक है। चलिए, अब मेरे पास बात आती है यहाँ पर कि हम लोग ना ग्राफ की मदद से भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं इस पर्टिकुलर खेल में, जरा समझेंगे क्या है। अभी होता क्या है कि आप लोग एक ग्राफ बनाते हैं, और वो ग्राफ बेसिकली आपको रेवेन्यू डाटा देता है। कैसा देता है, जरा क्लियर करेंगे उसको।
एक आपका ग्राफ बना और ये ग्राफ में एक है टोटल रेवेन्यू, एक है आपकी टोटल कॉस्ट। दिस इज योर टोटल कॉस्ट। आप मेरी एक बात को समझो, ये वो पॉइंट है जहां टोटल रेवेन्यू और कॉस्ट बराबर है। एट दिस पॉइंट, सपोज दिस इज द पॉइंट ओ, यहां पर आपका टोटल रेवेन्यू जो है वो टोटल कॉस्ट के बराबर है। टोटल रेवेन्यू क्रॉसेस टोटल कॉस्ट। मैं ये बात कह सकता हूं, पक्की कह सकता हूं। अब अगर मैं यहां पर कह रहा हूं, सपोज आप इस तरफ जा रहे हो, इसके राइट साइड में आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो राइट साइड में ट्रांसफर करने का मतलब क्या है कि आप लोगों का टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से बड़ा है और लेफ्ट साइड में टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट से छोटा है। यही मतलब है। राइट साइड में क्या होगा, यहां पर ग्राफ के राइट ऑफ ओ जो आपका टोटल रेवेन्यू है वो आपके टोटल कॉस्ट से बड़ा है। लेफ्ट ऑफ ओ आपका टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से बड़ा है। आप करके देख सकते हैं। सपोज आप यहां पर है तो टोटल कॉस्ट ज्यादा है, टोटल रेवेन्यू कम है। यहां पर है आप तो टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, टोटल कॉस्ट कम है। तो मैंने वही चीज यहां पर लिखी है। विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ आई कैन डेफिनेटली कैलकुलेट इट। अब होता गया है ना जनाब, मैंने कहा मान लीजिए यहां पर कि आप लोगों का जो यूनिट प्राइस है एक आइटम का वो पी है। आपका जो यूनिट प्राइस है वो पी है। तो मैंने कहा टोटल सेल अगर मुझे निकालनी हो तो क्या होगी, और कुछ नहीं, टोटल सेल इज इक्वल्स टू एन इंटू पी। सेल बोले तो रेवेन्यू। और मैंने कहा कि अगर मुझे टोटल कॉस्ट निकालनी हो तो मैं लिख सकता हूँ एफ सी प्लस एन इंटू वी सी इज इक्वल्स टू टी सी। हाँ, और एट पॉइंट ओ करूं अगर मैं, एट पॉइंट ओ अगर मैं करता हूँ, भैया मोनालिसा आप टाइम पर आया करो, आपने मजाक बना रखा है क्लास का। कभी आप आते हैं कभी आप नहीं आते, क्या चल रही है? बीच में आने का तो आज बेनिफिट भी नहीं होगा, यू कैन गो। तो यहां पर मेरी बात आती है, मुझे एक बात याद आ गई, मैंने इसको अभी बोला, सुनाऊंगा, पहले पढ़ लो। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर है, क्या मैं लिख सकता हूँ एफ सी प्लस एन इंटू वी सी इज इक्वल्स टू में एन इंटू पी। हाँ यार, बिल्कुल। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म आई कैन डेफिनेटली से, लेडीज एंड जेंटलमैन, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कैसे निकलेगी। मैंने कहा यार टोटल नंबर ऑफ आइटम का फॉर्मूला बनेगा एफ सी अपॉन में एफ सी फिक्स कॉस्ट अपॉन में पी माइनस में वी सी। हो गया। So with the help of this curve, I can definitely predict the total number of item to be sold. समझ में आ रहा है? अच्छा अच्छा, ठीक है जी। एक बार की बात है, पहले आप लोग यस करो, आर यू गेटिंग दिस एनालिसिस? जरूरी है भाई, यस करेंगे, आर यू गेटिंग दिस एनालिसिस? नींद का तो ये सीन है ना यार, हम लोगों के सिलेबस में ये सब होता नहीं है जनरली। ये सब इकोनॉमी की चीजें हैं, हम लोग इंजीनियर है तो हमारा माइंड वैसा नहीं होता कि ये सब पढ़े। ना मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट आ रहा, ना आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा, सच बात तो ये है, क्योंकि इंजीनियरिंग वाला माइंड नहीं लग रहा। मेजर बात यह है कि एग्जाम में आता है इसलिए देखना पड़ रहा है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आए हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अब एक नोट करके मैं बातें लिखवाता हूँ। देखो यार, आपको एक चीज तो पता है, आपको ये तो पता लग गया कि ब्रेक इवन पॉइंट है क्या। दिस पॉइंट इज नोन टू बी एज द ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाई डू वी कॉल इट एज द ब्रेक इवन पॉइंट? क्योंकि यहां से ना आपका कॉस्ट और रेवेन्यू अलग अलग हो रहा है, इस पॉइंट के इधर उधर कॉस्ट और रेवेन्यू अलग अलग है, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट है। और ब्रेक इवन पॉइंट इसलिए भी है कि पहले कॉस्ट ज्यादा थी अब कॉस्ट कम है, पहले रेवेन्यू कम था अब कॉस्ट अब रेवेन्यू ज्यादा है, यानी सडनली चेंज आ रहा है पैटर्न के अंदर। आफ्टर दिस पॉइंट एंड बिफोर दिस पॉइंट 180 का डिफरेंस है, बिल्कुल उल्टा है, देखो आप, इसलिए इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। मैं ये बात कह सकता हूं, अगर आपकी मटेरियल की फिक्स कॉस्ट बढ़ गई तो ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा। क्यों? कॉमन सेंस लगाओ। अगर फिक्स कॉस्ट बढ़ गई, मान लो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो आप कॉस्ट यहां पर पहुंच गए ना। कॉस्ट अगर बढ़ गई, एग्जांपल देता हूं, ध्यान से समझना, ये थोड़ी इंजीनियरिंग है,
ये आपका कॉस्ट का ग्राफ था भाई। आपने कहा रेवेन्यू पहले ऐसे जा रहा था, सस्ती आइटम थी तो रेवेन्यू सस्ता था, मतलब रेवेन्यू ज्यादा हो रहा था, मतलब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था। सस्ती आइटम में प्रॉफिट ज्यादा होगा ना। अब आइटम होगी महंगी, कोई भी चीज की आइटम महंगी होती है ना तो आप देखते हो रेवेन्यू कम हो जाता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वाला ना। ये था पहले का ब्रेक इवन पॉइंट। कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट के बढ़ने से रेवेन्यू कम हो गया, कॉस्ट के बढ़ने से रेवेन्यू कम हो गया, रेवेन्यू कम हो गया तो ब्रेक इवन शिफ्ट हो गया राइट की तरफ, यानी ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ गया। पहले यहां था अब यहां आ गया, इंक्रीज कर गया। समझ रहे हो? ठीक इसी तरीके से जनाब यही रीजन के साथ मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी तो भी ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा। कॉमन सी बात आनी चाहिए। हाँ, मैंने कहा अगर सेलिंग प्राइस बढ़ा यानी आपकी सेल बढ़ी, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा तो सेल कम होगी, तो सेल कम होगी तो ये पीछे नहीं आ जाएगा। सेलिंग प्राइस बढ़ा तो सेल कम होगी यानी पीछे आ जाएगा, ये रिजल्ट कम आ रहा है। यानी अगर एसपी इंक्रीज करता हूं तो बीईपी कम होता है, जहां पर आपका बीईपी और कुछ नहीं है, ब्रेक इवन पॉइंट है। ये छोटी छोटी बातें ना मेरे दिल के टुकड़ों को समझ में आनी चाहिए, मजा जरूर आएगा। दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। चलो, हाँ टैक्सेशन में सेम ही ग्राफ है वो। चलो ये कंप्लीट हो गया आप लोगों का। नाउ माय डियर स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े बहुत। एक क्वेश्चन है कि एक टॉय फैक्ट्री है, एक क्वेश्चन है कि टॉय फैक्ट्री है आपके पास और उस टॉय फैक्ट्री का जो कैपेसिटी है वो 12,000 टॉयज का है। इस टॉय फैक्ट्री का एनुअल कैपेसिटी 12,000 टॉयज का है। फिक्स कॉस्ट की अगर बात करें तो 1 लाख पर साल की है, उसमें फिक्स कॉस्ट जो है वो 1 लाख पर ईयर है, और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 20 पर यूनिट है, 20 पर यूनिट। सेलिंग प्राइस 40 पर यूनिट है, एसपी 40 है। आपको बोला गया ब्रेक इवन की क्वांटिटी क्या होगी, क्वांटिटी एट ब्रेक इवन। आई नो वन थिंग, एन का फॉर्मूला हमने पढ़ा ब्रेक इवन पे एफ सी बाई पी माइनस वीसी, यही है। पी बोले तो प्राइस पर यूनिट यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो एफ सी कितना है आप लोगों का, दैट इज 1 लाख, प्राइस 40 है, वीसी का मतलब 20 है। तो व्हेन आई विल बी गोइंग टू सॉल्व इट तो आई विल गेट द आंसर एज 5,000। 5,000 यूनिट्स का हिसाब किताब रहेगा ब्रेक इवन पॉइंट पे। इजी था। मॉर्निंग वाला क्लास अपलोड नहीं हुआ, अब ये बात यार काजी साहब जाने, ये मुझे नहीं पता। देखो यार मैं आपको सच बताऊं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अपलोड होता कहाँ पर है। चलो एक क्वेश्चन है, बीईपी क्या रिप्रेजेंट करता है? बीईपी रिप्रेजेंट्स ऑप्शन ए प्रॉफिट, ऑप्शन बी लॉस, ऑप्शन सी नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। चलो भाई आंसर करो। देख क्या बात है भाई साहब, कतई जहर हो रहे हो हैं, सीधा दिल पे वार। और एक पॉइंट और है, ब्रेक इवन पॉइंट शो व्हाट, बीईपी shows option number A. Sales revenue greater than TC cost, total cost. Option number B, sales revenue is equal to TC, SR is equal to TC. Option C, SR less than TC. Option D उपयुक्त में से कोई भी नहीं। करेंगे
बहुत बढ़िया, एवरीबडी इज सेइंग बी, यही तो मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। बहुत बढ़िया, हमें पता है यार बीईपी का मतलब क्या है, बिल्कुल बराबर वाली बात है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन आए कैसे हैं, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। अभी 1 मिनट पानी पीकर आ रहा हूँ, फिर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं और भी ये इसको यही खत्म कर लेंगे, ठीक है। हाँ भाई, वैल्यूएशन पढ़ लें, छोटी छोटी बातें हैं, 15 मिनट में ओवर कर दूंगा। चलो, व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यूएशन, सबसे पहले कंसेप्ट आता है दिमाग में। देखो यार, 3 चीजें होती हैं, वन इज known to be as estimation, another one is known to be as costing, and third one is known to be as valuation. तो अगर मैं एस्टिमेशन की बात करता हूं तो एस्टिमेशन कैन बी डिफाइंड बाय वन वर्ड दैट इज नोन टू बी एज द एंटिसिपेटेड कॉस्ट, यानी एक अंदाजे से भरा हुआ अमाउंट जिसके तहत आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, या मैं अगर शब्द बोलना चाहूं तो इट इज नथिंग जस्ट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट।
कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा एक्चुअल कॉस्ट, इस कॉस्ट के तहत आपका कॉस्टिंग हो सकता है, मतलब कितना खर्चा आपकी कंस्ट्रक्शन में आ सकता है, दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट। वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा मार्केट वैल्यू, किस वैल्यू के साथ वो प्रॉपर्टी सेल हो सकती है। अगर मैं ये बोलना चाहूँ तो मैंने कहा सेल वैल्यू, दैट इज नोन टू बी एज द वैल्यूएशन, कितना पैसा उस प्रॉपर्टी के बदले आपको मिल सकता है, यही मतलब है वैल्यूएशन का। अभी होता गया है कि वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो फेयर प्राइस, किसी भी चीज का पता लगाना वैल्यूएशन के नाम से जाना जा सकता है। और कॉस्ट की बात करी, वो भी बताया, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी किस किस पे डिपेंड करती है, एक इंपॉर्टेंट चीज है ये। ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी स्ट्रक्चर की लाइफ पे डिपेंड करेगी, मेंटेनेंस पे डिपेंड करेगी, लोकेशन पे डिपेंड करेगी, कॉन्ट्रैक्ट कैसे चल रहे हैं भाई, केसेस तो नहीं चल रहे, बैंक का इंटरेस्ट कितना है उस पर डिपेंड करेगी। देयर आर वेरियस फैक्टर्स जिन पे एक्चुअल में वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। अब ये फैक्टर्स ना याद करने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को क्या करना है, घर खरीदने जा रहे हो, घर खरीदने जाओगे, पैसा किस बेसिस पे लगाओगे, उसकी कीमत कैसे लगाओगे। आसपास मार्केट नहीं है, घर तो बहुत बढ़िया है लेकिन जंगल में है, तो भाई पैसे भी जंगल वाले मिलेंगे, मंगल कहाँ से होगा। और अभी कोई मार्केट के बीच में घर बसा हुआ है तो पैसा भी उसी हिसाब से होगा। कोई नई डेवलप्ड कंस्ट्रक्शन है, अभी कुछ नहीं है वहां पे, सस्ते में प्लॉट मिल गए, घर बना लिया, सस्ते में प्रॉपर्टी मिल गई, वैल्यू बहुत कम थी, कल को बन गए हाईवे मार्केट, 10 साल के अंदर वैल्यू बढ़कर डबल हो गई। भाई साहब मोटा इन्वेस्टमेंट के साथ मोटा प्रॉफिट है, इसीलिए तो ये इन्वेस्टर मोटा खेलते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को, दैट इज कॉल्ड द वैल्यूएशन। अभी इसके बाद मेरे पास बात आती है, देयर आर सर्टेन टर्म्स विद व्हिच वी नीड टू मूव फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यूएशन टेक्निक। तो क्या है, क्यों क्यों करी जाती है वैल्यूएशन, कॉमन सेंस की बात है। इस वैल्यूएशन के बेसिस पे टैक्सेस का सारा पता लगता है, मार्केट वैल्यू का पता लगता है, प्रॉफिट का पता लगता है, पैसे के आवेगमन का पता लगता है। तो देयर आर वेरियस टैक्सेशंस, तो वो टैक्स कौन कौन से है, एक अच्छी है, आई कैन डेफिनेटली से हमारे पास जो टैक्स है वो 4 तरीके के डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कमर्शियल टैक्स और इनकम टैक्स। इसकी ट्रिक क्या है, एक्सक्यूज मी मिस, पढ़ लो भाई जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स हमारे पास 4 है, बाकी के टैक्स हमारे पास एक्साइज, कस्टम, सर्विस, एंटरटेनमेंट, ये सब चलता रहता है। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को, दैट आर नोन टू बी एज द इनडायरेक्ट टैक्स, दिस इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड दिस इज द डायरेक्ट टैक्सेस। तो डायरेक्ट टैक्सेस का भी वी प्रो कॉम इन ट्रिक है यार, और कुछ नहीं है। क्लियर है, चलो अभी उसके बाद मेरे पास आती है टर्म, एक मिनट, ओके। अभी ना मेरे पास कुछ वैल्यूज आती हैं, जैसे मैं ये कहना चाहूं कि हम किसी भी प्रॉपर्टी का जब रेंट फिक्स करते हैं तो किस बिहाफ पर करते हैं। तो अगला टर्म मेरे पास आता है, दैट इज नोन टू बी एज द रेंट फिक्सेशन। ये सारी चीजें वन लाइनर की है, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि लिखने का टाइम भी नहीं है और टाइम बहुत वेस्ट होता है। डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा, कंसेप्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, दैट इज ओके। किसी भी प्रॉपर्टी का रेंट फिक्स करना है, हाउ एक्चुअली वी कैन फिक्स द रेंट फॉर दैट प्रॉपर्टी। आई एम सेइंग 6 से 10% टोटल वैल्यू को हम लोग एनुअल रेंट के तौर पे कंसीडर करके चलते हैं। जैसे प्रॉपर्टी है 100 रुपए की, तो 6 से 10 रुपए के बीच में, बेस्ड ऑन द मेंटेनेंस, बेस्ड ऑन द लोकेलिटी, बेस्ड ऑन द फ्यूचर कंसिडरेशंस, इतना रेंट उसका लिया जाता है, पार्टी जिस तरह से पड़ जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई कंसेप्ट, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। वैल्यूएशन और भी चीजों के लिए करी जाती है, बट मुझे कुछ नहीं लगता इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट है, आगे की बातों पर आते हैं। अब देखिए कुछ टर्म्स होती है मेरे पास, तो आई कैन से लेडीज एंड जेंटलमैन, जनरली जो आप लोगों का टैक्स लगता है, नोट करके ये बात याद रखेंगे, वो कितना लगता है। तो टैक्सेशन जो आप लोगों का होता है
वो नियरली मैक्सिमम ऑफ 14%, ये लगता है लगभग 14% के आसपास आपका टैक्स लगता है वैल्यू के। ठीक है, दूसरी चीज, रिपेयर तो होता है ना, रिपेयर के लिए खर्चे तो करे जाते हैं, तो रिपेयरिंग की जब बात करी जाती है तो उसके लिए कितना पैसा रखा जाता है, 10 से 15% ऑफ वैल्यू। रिपेयरिंग के जो खर्चे होते हैं भाई, दीवारें टूट गई है और कोई बिल आ गया, ये सब। और जो आप लोगों का मैनेजमेंट बेसिस का वो होता है, मतलब मैनेजमेंट एंड कलेक्शन चार्जेस जो होते हैं, जैसे सोसाइटी के हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, वॉचमैन का खर्चा, चौकीदार का खर्चा, मैनेजमेंट के खर्चे होते हैं। सोसाइटी में होती है ना मेंटेनेंस चार्जेस, वो मैनेजमेंट के खर्चे है सारे। तो मैंने कहा वो कितने होते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, मेंटेनेंस के आगे मैनेजमेंट लिख लेना, सोसाइटी के खर्चे जो होते हैं। आप लोगों को समझ रहे हैं, सोसाइटी के खर्चे होते हैं अपने। आप किसी भी सोसाइटी में रहते हैं ना, आपको सालाना एक देना होता है रेंट, वहां पे अलग से मैनेजमेंट का। आपको साफ सफाई मिलेगी, आपको स्विमिंग पूल मिलेगा, आपको भाई साहब फुल एकदम माहौल मिलेगा जीवन बिताने वाला, तो उसका चार्ज लगता है ना। आपको रोड बढ़िया मिलेगी, आपको सिक्योरिटी मिलेगी, मतलब हम जैसे सोसाइटी में रहते हैं तो ये सारे फीचर्स हैं, उसके पैसे देने पड़ते हैं। तो वो मेंटेनेंस कितनी लगती है सोसाइटी की, लगभग डिपेंड करता है कौन सी सोसाइटी कैसी है, 5 से 10% ऑफ द ग्रॉस वैल्यू, टोटल वैल्यू का इतना लगता ही लगता है। क्लियर है ये सब बातें? चलिए आगे छोटी बातें आती हैं मेरे पास कि स्क्रैप वैल्यू, साल्वेज वैल्यू क्या होती है, जल्दी से रीड मार लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द स्क्रैप, ये बताओ। स्क्रैप का मतलब, ये ले ले स्क्रैप, सबसे महंगे में ले ले, औरों से 10 रुपए ले ले, आपके घर का कूड़ा करकट हमारी जिम्मेदारी, यही कहेगी भारतीय नारी। स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़, यही होता है ना। अरे वो पढ़ाया तो था, थोड़ा बहुत दिखाया नहीं था ना, तो वन लाइनर दिखा रहा हूं। मैंने कहा स्क्रैप का मतलब होता है कबाड़। जब घर टूट जाता है, एक शब्द मैंने आज तक नहीं भूला मैं इसको, डिसमेंटलिंग, मुझे बस यही याद है। घर टूट गया, घर टूटने के बाद मलबा निकला, तुम्हें पता है मलबा तो निकलता ही है, साथ में ईंटे सरिया। भाई साहब कोई कितना कह ले, ये कबाड़ है। साइट इंजीनियर के लिए यही लक्ष्मी है, सैलरी से ज्यादा वो सरिया बेच के कमा लेता है। और ईंटों का तो कहना ही क्या है, जितने ऊपर के खर्चे हैं ना बोतल के, वो सब ईंटों से निकल जाते हैं। और वेस्ट को भी वेस्ट नहीं करता, मलबा भी बेच देता है। तो भाई आप समझिए, होता यही है। स्क्रैप स्क्रैप नहीं है हमारे लिए, तो भाई सोने की खान होती है अगर हम साइट पे काम करते हैं। किसी लेबर से कम थोड़ी है इंजीनियर। चलो, तो स्क्रैप वैल्यू समझ में आया। डिसमेंटलिंग होने के बाद जो भी कबाड़े की कीमत आती है उसको स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ग्रिल बिक रही है, सरिये बिक रहे हैं, ईंटें बिक रही है, चौखटे बिक रही है, दरवाजे बिक रहे हैं, ये सेल लगी है, सेल ले लो ले लो। भाई पॉजिटिव भी हो सकती है, पैसा देकर भी जा सकता है, कई बारी मलबा उठवाना पड़ता है जान के पैसे देकर। आपको पता होगा कई बारी मलबा उठवाना पड़ता है साइड में, कोई नहीं लेने आता उसको, पैसे देकर उठवाना पड़ता है, वो नेगेटिव होती है। कई बारी कुछ भी नहीं देकर जाता, जीरो। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, आपको याद रखना है। ठीक है जरूर। और कितनी होती है, 10% ऑफ द टोटल वैल्यू कंसीडर करी जाती है। ठीक है, बाकी चीजें आप लोगों को सब पता ही है। समझ आ रहे हैं? वो जो डिसमेंटलिंग के खर्चे होते हैं ना, वो निकाले जाते हैं। स्क्रैप वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो इट इज टोटली टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट, खर्चे नहीं। जैसे आप लोगों ने कहा 100 रुपए का मलबा बेचा, अब 100 रुपए के मलबा बेचने में आपके 50 रुपए तो तुड़वाने में लग गए, लेबर चार्ज लगे, तो तुम्हें जो प्रॉफिट हुआ वो 50 का हुआ ना भाई। तुम्हारा प्रॉफिट तो 50 का है ना, तो तुम्हारी जो स्क्रैप वैल्यू है वो 50 है। तुम्हें 100 का मतलब नहीं होगा, तुम्हारी स्क्रैप वैल्यू 50 है, क्योंकि 50 जेब से जा चुके हैं। और ये कॉमन सेंस की बात है भाई, जो इन्वेस्टमेंट करी है वो तो माइनस होगी ना, वही है। उसके बाद दिमाग में आता है साल्वेज।
व्हाट डू मीन बाय द साल्वेज वैल्यू? घर खड़ा हुआ है, अभी खड़े हुए घर में कुछ चांसेस हैं कि मैं इसको भी 4-5 साल और यूज कर सकता हूँ, उसको कहते हैं, उसकी जो कीमत है उसको कहते हैं साल्वेज वैल्यू। यानी विदाउट बीइंग डिसमेंटल्ड जो उसकी कीमत है, खड़ी हुई बिल्डिंग की कीमत जो भी है, ले बेटा पकड़, अभी निकल यहां से। कितने का घर है ये? 10 करोड़ का, ले 11 पकड़, निकल। भाई साहब, पैसे की क्या टेंशन है, ट्रक चल रही है, सेब की खेती जोरों शोरों पर है ही, फिर जेके एसएसबी का अलग ही मतलब वैकेंसीज में सिलेक्शन हुई जाने, तो पैसे की कोई टेंशन नहीं है। सोच रहे हैं 4-5 जहाज और खड़े कर दे शुभ समुद्र में सामान इधर उधर करने के लिए, तो 10 करोड़ के 11 करोड़ देने में क्या दिक्कत है? कह रहे 30 लाख उधार दो। देखिए सबके आगे सच्चाई नहीं गवाई जाती। चलो, एक ऐसे ही था, हमारे पड़ोस में था, तो वो बंदा ना, मतलब कई लोग होते हैं कि सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ऑब्वियसली यार टाइम लगता है थोड़ा सा हर किसी को। वो बंदा भी पता नहीं किस कंपनी में लगा यार, कोई सहारा सहारा करके कंपनी थी, अभी तो मतलब हो गए होंगे 6-7 साल पहले डूबी है, बैंकरप्ट हुई है, तो उस कंपनी में कोई एजेंट उजेंट बना होगा वो। भाई उसको कभी भी गली से निकलते हुए देख लो, एक तो हमेशा उसके कान पे फोन जरूर रहता था। मैं ऐसे कौन से बिजनेस है ये जो सारा दिन कान पे फोन रहता है? और आप कभी भी देखना, मतलब मैं बताऊं, मैंने जब भी देखा, कभी उसकी मीटिंग सिंगापुर में होती थी, कभी उसको लंदन जाना होता था, कभी अमेरिका की बातें चल रही होती थी। तो मैं भी सोचा करता था भाई ये कौन सा बिजनेस है यार, मतलब इतना इतना फॉरेन कैसे, कभी ये कभी वो कभी ये, और रहता ही हमारे एरिया में है, मोबाइल इसका 5,000 तो समझ नहीं आ रहा लोचा क्या है। और बाद में लिटरली पता लगा कि वो कॉल सेंटर में जॉब कर। तो हिसाब किताब बदल सकते हैं थोड़े से। अभी साल्वेज वैल्यू पर आते, इट इज द वैल्यू जो खड़ी हुई प्रॉपर्टी का हिसाब किताब है पूरा। तुम्हारे कश्मीर में है कॉल सेंटर? है? तुम लोग भी कई बार सोचते होगे ये तो ऐसे ट्रीट करता है जैसे हम लोग एलियन है। तुम्हारे कश्मीर में है ये? चले, it is the value of the end of the utility period without being dismantled, the cost of dismantling, obviously ना प्रॉफिट की बातें चल रही है सारी, it is also talking about the profit, जो खर्चा टूटने में लगेगा वो माइनस कर देगा, ठीक है? तो अच्छा जी, हेलो निखिल सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? यस, वो जेंटलमैन एक्चुअली आई नीड 1 करोड़ रुपीस, मुझे कल ना अपनी मम्मी के लिए साड़ी लानी है, तो 1.5 करोड़ की कीमत है, 50 में अरेंज कर दूंगा, ऐसा करिएगा आप मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए भी ट्रांसफर करवा दीजिएगा, ठीक है? नहीं अभी आप इतना करवा दीजिए, फिर बाकी का मैं कल आपसे डिमांड कर लूंगा, ठीक है? कह रहा है सेंड अकाउंट नंबर, पता लग रहा है मैंने अकाउंट नंबर दिया और वो खाली। जितना मैंने यहाँ से कमाया है, तुम्हारी नजर तो पहले दिन से है ही कि कम से कम हमारी फीस तो पूरी निकले, उसके बाद पार्टी के भी थोड़े इकट्ठे कर लेंगे। On the basis of your good civil score, Axis Bank is offering you pre-approved personal loan. चलो, साल्वेज वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकती है, और आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमेशा नेग्लिजिबल रहती है क्योंकि कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए, एक अमाउंट आता है दैट इज नोन टू बी एज सिंकिंग फंड। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सिंकिंग फंड?
और मैं आज मोबाइल देखने गया भाई साहब, मजा आ गया यार। एक सैमसंग का मोबाइल है, फ्लिप करके है, वो स्क्रीन मुड़ जाती है उसकी। बिल्डिंग की लाइफ कितनी होती है वो? 75 से 100 साल। लिख लो ये बात भी। बिल्डिंग लाइफ कितनी? 75 से 100 साल। ये वैसे अगले में लिखवाने वाला था मैं, कोई बात नहीं, यहाँ लिख लो, ठीक है। इसमें लिखवाने वाला था। उससे ज्यादा अगर होगा हाँ तो तुम्हारी किस्मत, मतलब एवरेज इतना लेकर चलते हैं, बाकी ज्यादा चल रहा है तुम्हारी किस्मत यार, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो, अभी कुछ क्या होता है ना, हर साल कुछ पैसा अलग से रखा जाता है, ताकि लास्ट में जब आप लोगों का साल्वेज वैल्यू नेगेटिव कैसे होगा, अभी करते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। हर साल कुछ वैल्यू अलग से रखी जाती है ताकि वो लास्ट में जब आपका बिल्डिंग का यूटिलिटी पीरियड ओवर हो जाए तो उसकी मेंटेनेंस करने में काम आ सके। समझ में आ रही है? हर साल कुछ पैसा निकाला जाता है, डिपेंड करता है वैल्यू पे, डिपेंड करता है आपकी इनकम पे, डिपेंड करता है आपके सिंकिंग फंड पे, कितना टोटल आपके पास पैसा है। तो वो पैसा आप सेव करते हो ताकि लास्ट में मेंटेनेंस में खर्च कर सके, उसको कहते हैं सिंकिंग फंड। मेरी बात समझ आ रही है? Certain amount of the money is kept as a sinking fund annually to accumulate the total cost of the construction after the utility period of the building. Clear है? फॉर्मूला है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो यस करो पहले तुम। आर यू गेटिंग माई टर्म? इसके बाद 2 चीजें और लिखना, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ये तुम्हें खुद से करनी है गूगल से। बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू तुम्हें गूगल से करनी है, ठीक है। चलो, ये क्लियर है। एसएल इज कॉल्ड सिंकिंग फंड, एनुअल इंस्टॉलमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ पीरियड। अभी बात आती है जनाब यहां से कि क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, और न्यूमेरिकल एक गूगल से देख लेना कैसा आता है, क्यों आता है, वो तुम कर लोगे, ठीक है। अभी मेरे पास यहां पर बात आती है, एक हाँ भाई, तो क्वेश्चन था नेगेटिव साल्वेज वैल्यू कैसे कंसीडर करी जा सकती है। जैसे मैंने कहा कोई बिल्डिंग है, आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यार एक जगह की प्रॉपर्टी थी जहां पे हम अभी रह रहे हैं, मैं वही का एग्जांपल देता हूँ। लिटरली जिस फ्लैट में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, उसी फ्लैट का एग्जांपल देता हूँ। जब ये फ्लैट बना तो इसकी ओरिजिनल कॉस्ट 85 लाख, 90 लाख नहीं, करोड़ से ज्यादा की थी, ठीक। फिर क्या हुआ, आप लोगों ने सुना होगा कि दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन के होने से सारा रोड ब्लॉक था, और ये किसान आंदोलन 1 साल तक लगभग चला, जिसके कारण यहाँ की सारी प्रॉपर्टीज की कीमत एकदम डाउन हो गई। 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा था बनाने में, और प्रॉपर्टी की कीमत इतनी डाउन हो गई कि यहाँ के रेट एकदम 70 लाख के आसपास आ गए। अब 70 लाख की कीमत आ गई तो भाई रेंट भी उसी हिसाब से चढ़ेगा। जगह बहुत अच्छी है, प्रॉपर्टी का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से रेंट कम हो गया। तो आपने कहा कि जो ओरिजिनल कीमत थी उसमें डेप्रिसिएशन हाई रेट के साथ आया। डेप्रिसिएशन अगर हाई रेट के साथ आया तो आपका पैसा जा चुका है, आपको मिल इतना नहीं रहा।
फिर आपको जो रेंट पर आप प्रॉपर्टी को चढ़ा रहे हो उस रेंट के करस्पॉन्डिंग आपकी मेंटेनेंस बहुत हाई जा रही है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पर अभी क्या है ना, मेंटेनेंस जाती है 5,000 के आसपास महीने की, सपोज क्या मतलब जा रही है, और किराया है यहां पर 14,000 15,000 रुपए। तो यार आप खुद सोचिए कि 5,000 तो सोसाइटी की मेंटेनेंस चली गई, फिर फ्लैट के अपने खर्चे होते हैं, दुनिया भर के बिल होते हैं, वो सारा अलग से जा रहा है, तो ये तो जेब से जा रहा है ना। दैट इज कॉल्ड नेगेटिव सॉल्वेज। आप मेरी बात को समझ पाए जनाब? नेगेटिव सॉल्वेज क्या है, वो ये है। एक बार यस कर देंगे खालिद जनाब? यार ये कैश बुक पेटी बुक अब ये नेक्स्ट लेक्चर में तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नोट्स दे दूंगा, इसके खुद से पढ़ लेना, ठीक है? चले तो अभी चलता चाहिए, हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के साथ। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग बता रहा हूं, पूछ नहीं रहा, ठीक है? एनवायरमेंट इंजीनियरिंग ही होगी। अभी बाय। अबे रेलवे के लिए टीचर देख रहा हूँ मैं, डोंट वरी। मैं सही बताऊं तो टीचर देख रहा हूँ, एनवायरमेंट पढ़ाने दो। मैंने 3 सब्जेक्ट तुम्हारे मन से करवाई है, एक मेरा मन चले।